हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में इस 10 मिनट सीरीज के अंदर आज हम करेंगे मेटलर्जी। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आपकी तरफ से। हालांकि व्यूज़ धीमे धीमे घटते जा रहे थे, बट इट्स ओके विथ मी। मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। जो पढ़ने वाले हैं उनकी तो हेल्प होगी ही। सो मेटलर्जी की अगर मैं बात करूँ 10 मिनट शॉर्ट नोट्स में, तो सबसे पहले आपको याद करना है मेटलर्जी के चैप्टर में ओर्स याद करनी है कि एल्युमिनियम की ओर क्या होती है, आयरन की ओर क्या होती है। ऐसे ही आपको कॉपर की ओर याद करनी है, जिंक की ओर याद करनी है और सिल्वर की ओर याद करनी है। अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की ओर की, तो एल्युमिनियम की 3 ओर्स दी हुई हैं, बॉक्साइट, कैलोनाइट, क्रायोलाइट। तीनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूले मैंने उसके सामने लिख दिए हैं। ये नोट्स आप टेलीग्राम पे पा सकते हो, या फिर मैं जानते हो टेलीग्राम पे नहीं दे रहा इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद से बनाओ। जब आप बनाओगे ना तो आप एक बार लिखोगे तो आपको एक बार याद हो जाएगा, इसीलिए बस मैं नहीं दे रहा हूँ। यही एक रीज़न है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। याद कैसे करोगे, ध्यान से देखो। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। हेमेटाइट H पहले आता है कि M पहले आता है? अल्फाबेटिक लेटर में H पहले आता है, इसलिए इसमें Fe2 होगा, इसमें Fe3 होगा। समझ रहे हो? बस टू पहले आता है तो 2 एच में होगा, 3 बाद में आता है तो एम में होगा। सो आप ऐसे याद कर सकते हो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट याद कर सकते हो। ऐसे मैंने ही किया था। फिर सिडराइट FeCO3, सिडराइट मतलब कार्बोनेट होता है बेसिकली इसमें। आयरन पायराइट FeS2, क्रोमाइट FeO.Cr2O3। ये सारे इसके फार्मूलेज हैं आयरन के ओर की। देन कॉपर की ओर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर पायराइट CuFeS2, मेलाकाइट CuCO3.COOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे मैंने एक नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एक होता है आपका एजूराइट। एजूराइट होता है आपका, अगर मैं 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस कहता ना तो दैट विल बी एजूराइट। देन उसके बाद क्यूबराइट Cu2O, कॉपर ग्लैंस Cu2S। जिंक की 3 ओर्स होती हैं। पहली स्फेलेराइट जिसका ZnS फार्मूला होता है, इसको हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। कैलामाइन दूसरा, जिंक कार्बोनेट। याद कैसे करोगे? स्फेलेराइट में S आ रहा है, इसमें S आ रहा है। कैलामाइन में C आ रहा है, इसमें C आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोलते हैं, इसको दूसरे नाम इसका है स्मिथसोनाइट। उसके बाद जिंकाइट जिसको ZnO बोलते हैं। Ag की 2 ओर्स हैं, अर्जेंटाइट Ag2S, दूसरी वाली है हॉर्न सिल्वर AgCl जिसका फार्मूला है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, मोस्ट अबेंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम होता है। अगर मैं एलिमेंट के बारे में बात करूं तो 3rd नंबर का एलिमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में। वहीं पे आयरन जो होता है वो 2nd मोस्ट अबेंडेंट मेटल होता है और 4th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो ऑक्सीजन होता है 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन होता है 27.7%। ये आपको पी ब्लॉक में मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने पढ़ा हो तो। देखो अब देखो मेटलर्जी में क्या करते हैं हम, 3 प्रोसेस करते हैं। 3 प्रोसेस स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले जो आपको ओर मिलेगी उसको कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि उसमें जो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं जिसका हमें काम नहीं है उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद कंसंट्रेटेड ओर से हम मेटल को निकालेंगे, सेकंड प्रोसेस। उसके बाद जो मेटल निकालेंगे वो गंदा होगा, वो उसको फिर हम प्यूरीफाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर 4 टेक्निक्स हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी सेपरेशन पे। मैग्नेटिक सेपरेशन पता चल रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे के बीच में जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ये हम यूज करते हैं किन ओर्स के लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। लीचिंग कब होता है? जब ओर किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। फ्रोथ फ्लोटेशन में कलेक्टर और स्टेबलाइजर 2 चीजें होती हैं। कलेक्टर क्या क्या होते हैं? पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट्स। स्टेबलाइजर क्या होता है? एनिलीन और क्रिसॉल। उसके अगर मैं आगे बढ़ूँ, ये क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टर इन फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर इन द फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आपको ये याद करना है एज इट इज। डिप्रेशंस क्या होते हैं फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड में? तो डिप्रेशंस क्या करते हैं, किसी एक को, मतलब अगर मान लो 2 सल्फाइड की ओर्स हैं, 2 सल्फाइड की ओर हैं, तो उनमें से किसी एक को फ्रोथ में आने देंगे, किसी एक को नहीं आने देंगे। जैसे हमारा NaCl है, तो NaCl जो होगा वो जिंक सल्फाइड को नहीं आने देगा, जबकि PbS को, लेड सल्फाइड को फ्रॉथ में आने देगा। तो डिप्रेशन की तरह हम सोडियम साइनाइड NaCN को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं लीचिंग की बात करूं तो लीचिंग जैसा मैंने आपको बताया, लीचिंग कब यूज़ कर सकते हैं? जब कोई और जो हो वो किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट में बहुत सॉल्युबल हो। तो इसके 2 एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में। पहला है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम की ओर है, वहां से एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को निकालना। और सेकंड होता है सिल्वर और गोल्ड के मेटलर्जी में हम लीचिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि बॉक्साइट में इंप्योरिटीज क्या क्या है, क्या क्या निकालना है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड्स और टाइटेनियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या रिएक्शन है? रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या रिएक्शन है। तो देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि ये किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट में बहुत सॉल्युबल होगा। तो देखो ये NaOH में बहुत सॉल्युबल है, सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल हो गया, बना दिया। उसके बाद ये कंपाउंड ना, इससे हमने CO2 पास कराई, यही देखो Al2O3 से Al2O3.XH2O बना लिया। फिर इसको हमने हीट कर दिया और हमको ब्लैक प्योर Al2O3 मिल गया। ठीक है, मतलब प्योर मतलब इन इम्प्योरिटीज से निकला हुआ, मतलब इन इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज उसमें एब्सेंट है।
फिर उसके अगर मैं सेकंड केस ऑफ लीचिंग पे आऊँ तो इन मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के मेटलर्जी में हम यूज़ करते हैं। इसमें हम इसको लीच करते हैं NaCN और KCN के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे M, ये आपका Ag या Ae हो सकता है, मतलब सिल्वर या गोल्ड हो सकता है। इससे हम Cn माइनस से रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पर हम AgCN2 माइनस या AuCN2 माइनस बना सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो यहाँ से Au को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये यहाँ पे M बन जाएगा। AgAO जो आपका प्योर ओर है वो आपकी मिल जाएगी, और आपके जो इम्प्योर मेटल्स हैं वो यहाँ चले जाएंगे। सो ये आपके बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। क्या क्या मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैंने आपको बताया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तीसरा मैंने आपको बताया था फ्लोटेशन प्रोसेस, और चौथा मैंने आपको बताया लीचिंग। चलो अब सेकंड प्रोसेस पे आते हैं। अब भैया हमारे पास ओर आ गई, हमने ओर को कंसंट्रेट कर दिया। अब हम कंसंट्रेटेड ओर से मेटल कैसे निकालेंगे, तो उसके भी 2 मेथड्स हैं। पहला मतलब 2 प्रोसेस हैं। पहला है कि हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा है ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो अब देखते हैं। तो पहला है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ए वाला मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेस होता है, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन हम उन ओर्स के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर। तो कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए करते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और Fe2O3.XH2 के लिए भी करते हैं। जबकि रोस्टिंग हम करते हैं ZnS, PbS, Cu2s। कैल्सिनेशन हम करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, रोस्टिंग हम करते हैं इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एज यू थोड़ा और। फिर यहाँ पे एक चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, रिवर्बेटरी फर्नेस में हम सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर को हीट करते हैं, मतलब कॉपर सल्फाइड जो होता है उसको हम हीट करते हैं। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन ये होता है कि सिलिकॉन देखो इसमें गैंग्यू होता है आयरन के ऑक्साइड, गैंग्यू मतलब क्या, इम्प्योरिटी। तो इसमें रिवर्बेटरी फर्नेस में जब हम सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर को हीट करते हैं तो वहाँ पे इम्प्योरिटी होती है आयरन ऑक्साइड की, जिसको हम निकालते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऐड करके, और जो स्लैग बनता है इन दोनों के रिएक्शन से, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है FeSiO3। स्लैग वही प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम गैंग्यू को निकालते हैं, ठीक है। और फ्लक्स वो मटेरियल है जो कि गैंग्यू से रिलेट करके स्लैग बनाएगा और गैंग्यू को ओर से बाहर निकाल देगा। एनीवेज, तो जो कॉपर प्रोड्यूस होता है रिवर्बेटरी फर्नेस में वो किसके फॉर्म में होता है, कॉपर मैट के फॉर्म में होता है। कॉपर मैट का फॉर्मूला होता है Cu2s एंड Fes। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एलन के पेपर में आता है। अगर एलन का पेपर दिया होगा अभी 2 दिन पहले जो हुआ था फुल मॉक टेस्ट, तो जो भी एलन में पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कॉपर मैट जो आया था पेपर में आया था, और उन्होंने 4 ऑप्शन भी दिए थे। चलो अब मैं आता हूँ इलिंगम डायग्राम पे। तो इलिंगम डायग्राम को पूरा नहीं याद करना है, सिर्फ 2 चीज़ें याद कर लो इलिंगम डायग्राम में, कि जो नीचे मेटल वाला होता है ना, जो नीचे मेटल होगा वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। मतलब अगर 2 लाइंस हैं तो जो बिलो लाइन वाला मेटल है वो ऊपर वाले लाइन के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। उसके बाद सेकंड है कि मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है 1350 डिग्री सेल्सियस के नीचे, बट 1350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर MgO जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है एल्युमिनियम से। तो चलो इसको देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अब देखो ऐसा क्यों होता होगा, इसका रीजन ये है, जैसे मान लो आपका इलिंगम डायग्राम है, ठीक है, क्या है आपका ये इलिंगम डायग्राम है, ठीक है, दिस इज योर इलिंगम डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, आपका इलिंगम डायग्राम में आपको ऑक्साइड्स दी जाती हैं, Mg+O2 MgO मान लो बना रहा होता, और Al+O2 आपका Al2O3 बना रहा होगा। इन दोनों के डेल्टा G दिए होंगे, हाँ है ना, दोनों के डेल्टा G दिए होंगे, दोनों के माइनस माइनस में होंगे। मान लेते हैं कि इनका डेल्टा G कुछ रहा होगा, डेल्टा G1 डेल्टा G2, और दोनों माइनस में रहता है। तो जब जो नीचे वाली लाइन होती है उसका डेल्टा G ज़्यादा निगेटिव होता है। तो जब हम नीचे वाले लाइन में से ऊपर वाले लाइन को माइनस करते हैं, मान लो जैसे डेल्टा G1 है, तो डेल्टा G1 अगर मान लो -1000 था, -1000 है, और डेल्टा G2 जो है वो आपका मान लेते हैं, मैं कह दूं कि कितना है, -1500 है। तो जब मैं डेल्टा G2 वाले में से डेल्टा G1 को माइनस करूं, या फिर मैं ऐसे करूँ, डेल्टा G2 वाले में से G1 को माइनस करोगे तो -1000 क्या हो जाएगा, +1000 हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट डेल्टा G आएगा दैट विल बी -500। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो नीचे वाला मतलब G2 है, एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। कब रिड्यूस करेगा, जब एल्युमिनियम की लाइन नीचे आएगी। तो जब आप अपनी डायग्राम में देखोगे ना, तो 1350 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जहाँ बनती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड जहाँ बनती है, वो दोनों लाइन्स 1350 डिग्री सेल्सियस पे इंटरसेक्ट करती हैं। इसी वजह से 1350 डिग्री सेल्सियस पे कोई किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता। बट 1350 डिग्री सेल्सियस के नीचे तुम देखोगे कि मैग्नीशियम की लाइन जो है वो नीचे है, और 1350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप देखोगे कि एल्युमिनियम की लाइन जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स, ब्लास्ट फर्नेस मेथड की मैं बात करूं। सेकंड, अब हमारी ऑक्साइड होगी, अब हमें ऑक्साइड से मेटल को निकालना है। तो देखते हैं आयरन ऑक्साइड से मेटल को कैसे निकालते हैं। तो इसमें बस बेसिकली आपको कुछ रिएक्शन याद करनी है जो किस टेम्परेचर पे होती है। तो 500 से 800 केल्विन पे क्या रिएक्शन होती है, आपका CaCO3 टूटेगा CaO + CO2 में। उसके बाद आपका Fe2O3 Fe3O4 में कन्वर्ट होगा, CO2 बनेगा, Fe3O4 FeO में बनेगा और CO2 बनेगा। तो आप देख रहे हो सब में CO2 बन रहा है 500 से 800 केल्विन पे, और आपका CO यूज हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 900 से 1500 केल्विन पे, तो आपका CaO SiO2 से रिएक्ट करके CaSiO3 स्लैग बना देगा। उसके बाद FeO CO से रिएक्ट करके Fe + CO2 बना देगा, मतलब इसमें भी CO2 बन रहा है, और फिर यही CO2
CO2 कार्बन से रिएक्ट करके CO बना देगा और यही CO ऊपर जाके फिर यूज हो जाएगा यहाँ पे। कितना अच्छा प्रोसेस है पूरा, आपको बस खाली याद करना है। देखो बिल्कुल समझाने वाला नहीं भाई, रटना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन इस पे नहीं होता है। फिर उसके अगर मैं और आगे आऊँ तो बर्निंग ऑफ कोक पे आऊँ तो जोन ऑफ कम्बशन में क्या होता है, कार्बन बर्न होता है, CO2 देता है और फिर उसके बाद FeO जो होता है वो कार्बन से रिड्यूस होकर Fe प्लस CO बना देता है। साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दी हुई है कि 1073 केल्विन के ऊपर कार्बन जो है वो FeO को रिड्यूस कर सकता है, उसके नीचे नहीं रिड्यूस कर सकता है। 4 जोन होते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। सबसे ऊपर होता है जोन ऑफ रिडक्शन, उसके नीचे होता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, उसके नीचे होता है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, उसके नीचे होता है जोन ऑफ कंबशन। तो आपको जोन से याद करना है कि ऑर्डर क्या होता है जोन्स का। आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, बट यार अब क्या कर सकते हैं, ये चैप्टर भी बड़ा है और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का मिस हो। बट अगर ये 20 मिनट की भी वीडियो है ना और अगर आप पूरी देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, आपको कभी भी नहीं गलत होगा, मेरा बात मानो, कभी भी नहीं गलत होगा मेटलर्जी से क्वेश्चन। आयरन जो ऑब्टेन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस से वो पिग आयरन होता है, उसमें 4% कार्बन होता है। उस आयरन को हम कास्ट आयरन में चेंज करते हैं जिसमें 3% कार्बन होता है। पिग आयरन में इंप्योरिटीज किसकी किसकी होती हैं, सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की, मैंगनीज की। कास्ट आयरन बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। कास्ट आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। तो 3 चीजें होती हैं, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन कास्ट आयरन, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज व्रट आयरन और मेलिएबल आयरन। यहाँ पे देखो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन व्रक्ट आयरन और मेलिएबल आयरन। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग से इन रिवर्बेटरी फर्नेस। इसका रिएक्शन ये होता है Fe2O3 प्लस कार्बन Fe प्लस CO। फिर उसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं, ये तो हमने आयरन ऑक्साइड से आयरन निकाल लिया। अब हम पढ़ते हैं कि हम कॉपर को क्यूप्रस ऑक्साइड से कैसे निकालेंगे। तो 4 रिएक्शन यहाँ पे दी हैं। पहले यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन यहाँ पे दी हुई हैं। तो आपको वहाँ पे याद है ना कि कॉपर मेट जो था वो किसका फॉर्मूला क्या था, FeS प्लस Cu2S। तो देखो FeS और Cu2S इन्हीं दोनों को हमें यूज़ करना है, ठीक है, इनसे हमें बनाना है। तो देखो FeS जो होगा वो आपका FeO बना देगा। फिर ये FeO क्या है, अभी देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, FeO क्या था, कहाँ था, FeO आपका गैंग था, SiO2 आपका फ्लक्स था, FeSiO3 स्लैग था। तो बेसिकली FeO को हम निकाल देते हैं, इस इम्प्योरिटी को निकाल देते हैं SiO2 का यूज़ करके। उसके बाद Cu2S खाली बचता है, इसको हम Cu2O में कन्वर्ट करते हैं, फिर Cu2O से Cu बना देते हैं। बट यहाँ पे जो Cu बनता है उसके साथ SO2 भी इवॉल्व होता है, इसीलिए जो ये Cu होता है, कॉपर होता है, इसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका एक अपीयरेंस होता है ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है, क्यों, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो जिंक का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं कोक से रिड्यूस करा के, जिंक ऑक्साइड प्लस कोक, जिंक प्लस CO बन जाएगा। और इस जिंक को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग। अब मैं बताऊं एल्युमिनियम की मेटलर्जी में आऊँ तो इसका एक प्रोसेस दिया हुआ है पूरा एनसीईआरटी में, उसको हम बोलते हैं हार-हिलॉट प्रोसेस। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्यूरिफाइड एल्यूमिना Al2O3 प्लस Na3AlF6 और CaF2। ये बोर्ड में क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि व्हाट इज द रोल ऑफ CaAF2 और Na3AlF6 इन हार-हिलॉट प्रोसेस। तो इसका फंक्शन होता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि कैथोड और एनोड क्या होता है। तो कैथोड होता है आपका स्टील वेसल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन, एनोड होता है आपका ग्रेफाइट। बेसिकली दोनों कार्बन ही है, कैथोड एनोड। एक इंपॉर्टेंट लाइन दी है एनसीईआरटी में कि 1 किलो एल्युमिनियम जब प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए 0.5 किलोग्राम ऑफ एनोड बर्न्ट अवे होता है। उसके बाद कैथोड का रिएक्शन ये होगा, कैथोड पे आपका एल्युमिनियम बनेगा, एनोड पे आपका CO और CO2 बनेगा। उसके बाद अगर मैं टोटल रिएक्शन लिखूँ तो कुछ ऐसी रिएक्शन बनेगी। उसके बाद एक और है कि कॉपर को हम लो ग्रेड ओर्स और स्क्रैप से कैसे निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं बाय द यूज ऑफ एसिड एंड बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो 2 तरह के NaCl होते हैं, एक होता है एक्वस, एक होता है मेल्ट, और दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। जब एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपका Cl2 आएगा, H2 आएगा, NaOH आएगा। बट जब तुम मेल्ट NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे ना तो आपको Cl2 मिलेगा, H2 भी मिलेगा, बट NaOH नहीं मिलेगा। अब आपको Na ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस जब थी तब H2O था, H2O में OH माइनस था, वो Na प्लस से मिलके NaOH बना दिया था। बट अभी आपके पास OH माइनस नहीं है तो ये सिर्फ Na बनेगा। समझ में आया। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर ली, ओर से हमने मेटल निकाल लिया। बट अब जो मेटल निकाला वो तो इम्प्योर है, अब उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। चलो भैया, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, ऐसे मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि जिंक हो गया और मर्करी हो गया। लिक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे टिन हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं, जिंक और कॉपर के लिए यूज करते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट दी हुई हैं कि जो ज्यादा बेसिक मेटल होता है वो सॉल्यूशन में ही रहता है, और जो कम बेसिक होता है वो एनोड मड में चला जाता है। और ब्लिस्टर कॉपर की जो एनोड मड होती है ना, जैसे जिंक और कॉपर के लिए यूज हो रहा है, तो कॉपर की जो एनोड मड होती है उसमें एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये जो ब्लिस्टर कॉपर की एनोड मड होती होगी कितनी महंगी बिकती होगी, क्योंकि इसमें गोल्ड और प्लैटिनम सब कुछ है ना। और फिर ऊपर से आप एक चीज़ और ध्यान देना
कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिंक के लिए हो रही है और डिस्टिलेशन भी जिंक के लिए हो रहा है, तो जिंक दोनों जगह पे है। उसके बाद मैं बात करूँ फोर्थ पे, पोलिंग एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने मॉड्यूल से चुराया है। तो पोलिंग होता है कॉपर और टिन के लिए। पोलिंग उनमें होता है, पोलिंग उन मेटल्स में होती है जिनके अंदर इंप्योरिटी, जानते हो, उन्हीं की ऑक्साइड की होती है, उन्हीं की ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है। जोन रिफाइनिंग बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के लिए यूजफुल होती है प्रोड्यूस करने के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या होता है जोन रिफाइनिंग का, कि इसकी जो इंप्योरिटीज होती है ना, वो जो आपका मेटल है उसके मेल्टिंग स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। लिखा है इंप्योरिटीज मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम। फिर उसके बाद आते हैं सिक्स्थ प्रोसेस पे, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मॉन्ट प्रोसेस, एक होता है वॉन अर्कल मेथड। निकल के लिए हम मॉन्ट प्रोसेस यूज करते हैं और जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए हम वॉन अर्कल मेथड यूज करते हैं। उसके बाद सेवंथ है आपका क्रोमेटोग्राफी, लास्ट। क्रोमेटोग्राफी में जो मिक्सचर होता है उसको हम स्टेशनरी फेज पे रखते हैं। स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है जो कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर मेंशन्ड है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूजफुल होती है उन एलिमेंट्स को प्यूरिफाई करने के लिए जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। पहला कंडीशन हुआ कि बहुत कम क्वांटिटी में है, और दूसरा कंडीशन ये हुआ कि जो उनकी इंप्योरिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द एलिमेंट टू बी प्यूरिफाइड। मान लो आपका एलिमेंट है आपका, जैसे मान लो कॉपर आपको निकालना है, ठीक है, और उसकी जो इंप्योरिटी है वो कुछ ही है, तो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वहाँ पर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। उसके बाद दो यूजेस में अगर आप आओगे तो यूजेस में इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है क्रोमियम और मैंगनीज के एक्सट्रैक्शन में उनके ऑक्साइड से। उसके बाद कास्ट आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करना। आई नो ये क्लास थोड़ी बड़ी है, 17 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, बट हाँ यार, मैंने पूरा चैप्टर भी तो कवर किया है। आप ये भी तो देखो, आप खुद से बैठने पढ़ते तो कितना मिनट लगता, पर मैंने 17 मिनट के अंदर पूरी मेटलर्जी आपको रिवाइज करा दिया। चलो, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों को। बाय बाय।